चलिए कल पढ़ा उस पर बात करते हैं। देखें, शांत होइए। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है? पोटेंशियल। उल्टा सोचो, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन। मान लो पोटेंशियल एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, v एक्स वाई प्लस 2z² वाई प्लस x² वाई प्लस xz क्यू। अब ये v किसका फंक्शन है? x का भी, y का भी, और अब तुझे ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं तो पोटेंशियल मिलता है, और पोटेंशियल का क्या करेंगे? डिफरेंशियल। अरे पर भाई तीन तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल से कैसे करेगा? तो फिर तुझे याद आएगी किसकी? पार्शियल। पार्शियल बोले तो EX। पार्शियल से डर मत, इसके सारे नियम डिफरेंशिएशन जैसे ही चलते हैं। बस अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मेरा y और z कांस्टेंट। क्योंकि सर आपको इसकी क्यों याद आई? क्योंकि फंक्शन कितना है? एक्स वाई जेड। कल को अगर फंक्शन केवल x का होता तो पता है मुझे सिर्फ एक ही याद आता, बस क्या? dv बाय dx। dv बाय dx। कल को फंक्शन होता केवल fr का, सिर्फ फंक्शन r का, तो बता मुझे क्या याद आता? e बराबर माइनस dv बाय dr। तो अपने आप को मजबूत बना, केवल x का फंक्शन है तो केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, r का फंक्शन है r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, x y z सबका फंक्शन है, कितनी बार डिफरेंशिएशन? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि तीन वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ex, ey और ez। गुरुजी थोड़ा इसको बताओ ना। हाँ सवाल करके तो सिखाऊंगा ही, अभी और सिखाता हूं, इसको पढ़ना सीख। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। लिखना शुरू करिए। फेमस प्रोफाइल है, बहुत पूछी जाती है। पढ़ क्या रहे हैं? E से V निकालना, V से E निकालना। फेमस प्रोफाइल है, अच्छे से करनी है। अच्छा ये तीन बात समझ में आई आपको? केस 1 ये क्या हुआ बताओ? इसको बोलो पोटेंशियल किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड। ये मैंने कोई एग्जांपल लिखा। यहां पोटेंशियल किसका फंक्शन है बताइए? एक्स का। यहां पोटेंशियल किसका फंक्शन है? आर का। कुछ क्वेश्चन करके देखें। अच्छा ये तू रट क्यों रहा है? तू खुद कुछ एक याद कर ले, कोई भी एक, चाहिए ई का इंटीग्रेशन v देता है, v का डिफरेंशिएशन e देता है। कोई एक याद कर ले। जैसे मैंने तुझे कल भी सिखाया था, जैसे I बराबर होता है dq बाई dt। मैंने तुझे कहा ना इसको बोल। सर बोलूं कैसे? I बराबर dq बाई dt। ना बोल, q का डिफरेंशिएशन I देगा तो I का इंटीग्रेशन q देगा। कोई एक याद कर लो। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सवाल नंबर आइए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। अब सवाल पढ़ते बताइए v किसका फंक्शन है? v किसका फंक्शन है? x का। कितनी बार करें? एक बार या तीन बार? बस एक बार। तो e बराबर माइनस dv बाय dx, माइनस d बाय dx, v रख दो 3x² माइनस 3 बाहर x² का 2x, तो माइनस का 6x। अब एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है बता? 103। अरे गुरुजी ये 3 क्यों दे रखे हैं? यहां तो केवल x ही है। तो ठीक है भाई तू x रख,
यहां वाई और जेड की कोई महत्वता नहीं है, टाइम पास दे रखे, दे दिए क्या करें। तेरा फंक्शन एक्स का ही है तो केवल क्या रखेगा, एक्स रखेगा, एक्स रख दे। तो बता एट 1,0,3 -6 इंटू 1 कितना, -6। आराम से करिए, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, मतलब रिपीट होती है। अब अगला जंप मारिए 63 पर, देखते बताइए क्या फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों का है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा समझाने देना, फिर आप कर लेना। चल, अब एक बार बोर्ड पे देखिए तसल्ली से, अप्रोच समझिए, एकदम भागा दौड़ी मत करिए। पहला तो आपको यह चमकना चाहिए, प्रैक्टिस यहां हार्डवर्क काम करता है। क्या गिवन है, v, क्या निकालना है, e, तो v से e निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ये पहला हथौड़ा, ये हथौड़ा नहीं पड़ेगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिमाग में ये फिट होना चाहिए, ये प्रैक्टिस से फिट होता है। v से e निकालना है, क्या करो, डिफरेंशिएशन। किसका फंक्शन है, x y z तीनों का है, तो बता कितनी बार, 3 बार। मुझे करने दे 1-2 बार, फिर तू करना। डेल v बाय क्या आएगा बता, डेल x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट। एक बार समझना बेटा, बोर्ड पे देखना बेटा, डेल बाय डेल x, v का फंक्शन रख दे, v का फंक्शन बता कितना है, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। बोर्ड पे देख, मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 6 और y पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में 1, y कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, 2yz, तो बता कितना आ गया, माइनस का 6y। सर एक और बताओ, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, मैं पहले ऐसे सिखाता था बच्चों को, वो स्टाइल भी बढ़िया है, वो भी बता देता हूं, उससे थोड़ी गलती कम होती है। 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, पहले मैं ऐसे सिखाता था कि यार देख किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, y, तो x और z, तो उनको अंडरलाइन कर ले, 6x 2z, ये सब क्या है, कांस्टेंट। अब दिमाग ज्यादा आराम से चलता है, कांस्टेंट बाहर, y का y के रेस्पेक्ट में 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट बाहर, 2z y का y के रेस्पेक्ट में 1। बच्चे ये ज्यादा पसंद करते हैं, सर ये अंडरलाइन करके जल्दी हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता। अब बता कितना आएगा, ई वाई माइनस 6x माइनस 1 प्लस का 2z। सर एक मौका और दो, फिर मैं बिना देखे ही करूंगा। ये बात भी तेरी ठीक है, बीच बीच में तो ये कर देता है, ये भी अच्छा लगता है, सर मैं फिर बिना देखे करूंगा, ये बात भी ठीक है। आजा बोर्ड पे देख, हर बच्चा सीखो, बोर्ड पे देखो, मम्मी कसम, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या कांस्टेंट हुआ, एक्स और वाई, एक्स और एक्स, वाई एक्स, ये वाई, ये अंडरलाइन का मतलब ये सब क्या है, बस अब जल्दी हो जाएगा। बता, ये पूरा ही कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, और जेड का ये फास्ट होता है। अब बता कितना बचा, 2y। अब तुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 1, रख दो 1, 1, 0। सर इसमें तीनों कैसे रखूंगा, क्यों रख रहा है, y रख, 1, 1, 0। चलो करो सॉल्व, स्टार लगा के रखो, फेमस प्रोफाइल है, फेमस, हर परीक्षा में मेजर टेस्ट में दिखती हैं, ई से वी, वी से ई। रखा 1, 1, 0 रखा, तो ये कितना आएगा, 1 रखूंगा तो -6, ये आएगा
6 में और ये 0, 6 में से क्या -5 और ये -2। तो फाइनल आंसर लिख देता हूं, EXI EYJ EZK। तो EX -6, EY -5, EZ माइनस कॉमन ले लो। अब क्या, जैसे ये पूरी डीपीपी हो जाएगी, अब तुझे 10 दिन बाद करना है, तो क्या यूज है यार, मैं इसी को करूंगा, इसमें टिक भी लगे हुए हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसको पूरा ऐप पे अपलोड कर देंगे एज अ टेस्ट पोर्टल। सारे 70 क्वेश्चन वहीं दिख गए, तो अपने आराम से उसको एक टेस्ट की तरह खुद दे ले। 1 घंटे बाद तुझे चेक भी नहीं करना कितने सही कितने गलत, वो अपने आप ही रिजल्ट जनरेट कर देगा। तो ये यूज है, और डिजिटल से अब दूर भाग नहीं सकते। डिजिटल और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड की तरह काम करेंगे, जहां उसका फायदा उठा सकते हैं वहां उठाना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्टे अवे होके रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट होकर सप्लीमेंट होकर ही चलेंगे। बता आंसर कौन सा ऑप्शन, थर्ड आ रहा है क्या? चल अब एक और करके देख, और करा दो सर। क्वेश्चन नंबर 58 पर खुद कर। 58 में पेन भी नहीं चलाना मेरे बेटे, मेरे बेटे फैन भी नहीं चलाना। E बराबर होता है -del V/, वो कह रहा है V तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 5 वोल्ट थ्रू आउट कांस्टेंट है। अब बता कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कुछ भी नहीं करना यार, बहुत आसान निकला। क्या आगे बढ़ूं? चलिए कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल हो गई भैया, तो पन्ना पलट के कल वाली हेडिंग पे एक बार और स्टार लगा दे मेरे कहने पर। नीट 2026 में मुझे लग रहा है ये प्रोफाइल काम करेगी। ई से वी निकालना, वी से ई निकालना। कल अपन ने हेडिंग डाली थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा रिवीजन करते हैं, पढ़ा हुआ तो है ये, एक बार और देखते हैं। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसके सारे नियम कानून पढ़े हुए हैं, पर एक बार और इसको सिस्टमेटिक जमाते हैं। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलो अब पेन पेंसिल छोड़ना, समझना बोर्ड पर। जैसे कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, जब भी इसको चार्ज देते हैं, ये सारा चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे रिजाइड करता है। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन सारा चार्ज कहां रिजाइड करता है? सरफेस पे। बोले तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। क्या अंदर पोटेंशियल 0 है? क्या बात करी आपने, आपको तो याद होना चाहिए, इनसाइड, सेंटर, सरफेस, सब जगह पोटेंशियल KQ/R, और R भी नहीं, KQ/ रेडियस। याद करो। इनफैक्ट अगर आपको ग्राफ याद हो तो अंदर ग्राफ 0 नहीं आता, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। कभी कभार वो कंडक्टिंग स्फीयर बोलेगा, कंडक्टिंग बोलना भूल जाता है तो मेटेलिक बोल देता है, मेटेलिक बोलना भूल जाता है तो स्फेरिकल शेल बोल देता है। शेल में भी यही होगा क्या? शेल मतलब खोखला, तो जितना भी चार्ज देंगे वो सारा कहां जाएगा? सरफेस। तो तीनों नाम आए, सबका मतलब एक ही है।
हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। मैं आपसे पूछूं सी पे ज्यादा है या पी पे ज्यादा है? किस पे बराबर? दोनों पे बराबर। अच्छा, सब जगह बराबर। तो एक शब्द आ रहा है मुझे बोलने में, इक्यू पोटेंशियल। क्या शब्द बोलने में आ रहा है? ये क्या होता है इक्यू पोटेंशियल? नाम ही बता रहा है हर जगह पोटेंशियल। लिखना शुरू करिए, करते जाइए, सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं, बस एक बार और उसको सिस्टमेटिक लिख रहे हैं। चलिए, ये एक अच्छा पॉइंट बहुत पूछा जाता है, इक्यू पोटेंशियल पे वर्क डन हमेशा जीरो। क्यों गुरुजी? तुझे सब पता है, मैं तुझे एक बार बताता हूं, अभी याद आ जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू वी फाइनल माइनस, अब तू खुद बताना, तू गया P से M, तू गया P से C, P से D, कहां वर्क डन ज्यादा होगा? सब में बराबर। और पता है कितना? जीरो। कारण इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट का पोटेंशियल P का, C का, M का, D का सब सेम। कंडक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन कितना होता है? जीरो। और सीखिए, एक कैपेसिटर बीच में याद आ गई पुरानी बात। कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस कहलाती है हाई पोटेंशियल, माइनस कहलाती है लो पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं ये प्लस से माइनस, ये सब आप बना चुके हो। आज मैं इसी को वापस लिख रहा हूं, आप समझना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, in the direction of electric lines potential always decreases। देखो तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सीखना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, कहां है तीर का निशान? कहां? दरवाजे की तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ ही चलूं तो बताओ मैं कहां जा रहा हूं? हाई से लो। तो मेरा पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। धीरे धीरे सुनिए, अगर मेरी चलने की दिशा किससे मैच कर जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? कम। ऑलवेज। नोट करिए। अब मैं इसको यहां से कैसे जोड़ूंगा वो आप देखना। धीरे धीरे बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। और याद करने का तरीका देख कितना अच्छा बताया, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो। थोड़ा दिमाग वाला पॉइंट आएगा ना, आप अच्छे से समझेंगे। कर दूं स्लाइड चेंज कर दूं? जल्दी आइए आगे, बराबर आगे, पीछे भैया लिख लिया? लिखूं आगे? चलो चल, अब अच्छा पॉइंट है, पहले लिख ले फिर समझाता हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा एंगल 90 डिग्री।
अब क्या मतलब है, इसको समझते हैं अच्छे से, बढ़िया भी लगेगा। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना, अच्छा पॉइंट है, एक दो बार में समझेंगे तो मजा आएगा। जैसे मान लो ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये पूरी कॉपी। इक्यू पोटेंशियल का पहले मतलब बताओ। हर जगह पोटेंशियल, क्या ये समझ में आता है? इक्यू पोटेंशियल बोले तो हर जगह पोटेंशियल, ये इक्यू पोटेंशियल है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही इसी प्लेन में, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहोगे सर नहीं हो सकती, क्यों? कि सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलूंगा तो मेरे पोटेंशियल में क्या नहीं चाहिए? कमी। जबकि तो इस पूरी कॉपी पे पोटेंशियल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हो ही नहीं सकती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पे तो पोटेंशियल कम होता, जबकि पोटेंशियल तो पूरे में सेम है। तो मैंने कहा चल तेरी बात मान ली, तू होशियार है। मैंने कहा ले ठीक है, किसी एंगल पे तो कर दूं। तो कहेगा नहीं सर एंगल पे भी नहीं चलेगा। मैं कहा क्यों भाई? कि सर एंगल पे करोगे तो भी तो एक कंपोनेंट तो उसी में आ जाएगा, और अगर एक कंपोनेंट उसमें आ गया इसका मतलब है पोटेंशियल कम होना चाहिए। एंगल पे भी नहीं हो सकती। क्या 90 डिग्री पे चलेगा? हाँ गुरु 90 पे कर दो, क्योंकि 90 पे अगर कर दोगे पूरा वाई एक्सिस में तो उसका एक्स में कंपोनेंट कितना हो गया? 0। ये देख कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर आपको कैसे पता चला ये 90-90 है? तो फिर तुझे 8वीं 9वीं 10वीं याद करनी पड़ेगी। स्फीयर पे कोई भी जब नॉर्मल होता है ना, वो कहां से पास होता है? सेंटर से। ये देख ये सब नॉर्मल हैं, क्योंकि बढ़ाने पर ये कहां से पास हो रहे हैं? सेंटर से। ये देख, तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर। एक बार आईआईटी में बहुत अच्छा सवाल आया, जिसमें पेन भी नहीं चलाना, पर थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगता है सवाल। वो कह रहा है कौन सी लाइन पॉसिबल है? कौन सी इलेक्ट्रिक लाइंस पॉसिबल है? 1 2 3 4 कौन सी ELOF इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉसिबल है? और ये है आपका कंडक्टर। अब मजा आएगा सुनना है, एक एक का कारण बताना क्यों उड़ेगा वो बता। ये गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो ही नहीं सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा 1 नॉट पॉसिबल। अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस पॉसिबल नहीं है। 3, और 103 तो सेंटर से पास हो रही है ना। अरे अंदर पॉसिबल ही नॉट पॉसिबल। लो सर फिर 2 कर दो। 2 की एक नियम नहीं हो रहा क्या? ये 90 होना चाहिए। सर 90 होगा नहीं, 90 के लिए कहां से पास होना चाहिए? इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। तो सर मैं क्या क्या चेक करूं? 2 ही बात चेक करनी है, अंदर नहीं हो सकती, ये भी नॉट पॉसिबल। क्या ये ओके है क्या? कैसे बता? अंदर नहीं है, यस,
क्या ये 90 है? कैसे पता चला? सेंटेंस। क्या ये 90 है? तो बता सही उत्तर कौन सा? 4। कितना प्यारा सवाल। और एक कारण बताता हूं कि सर 90 डिग्री को और समझाओ, और देख मजा आएगा। एक और एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि और अच्छा लगे। डीवी बराबर होता है -E.dr। कल सिखाया था, याद कर। मुझे बता डीवी क्या है, बिंदास। डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। इक्यू पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस, इक्यू पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों क्यों क्यों? इक्यू पोटेंशियल पे तो पोटेंशियल सब जगह सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा कर रहा है, बोर्ड पे देखना, मजा आने वाला है। बोर्ड पे देख भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अगर दुनिया में डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस और पोजीशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसलिए कहा जाता है वर्क डन इक्यू पोटेंशियल कितना होता है? 0। क्योंकि याद कर 90 डिग्री पर वर्क डन हमेशा, 90 डिग्री पर वर्क डन हमेशा 0। नोट कर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ईएमडब्ल्यू में कुल 2 तो सॉल्व हैं, और 2025 का पेपर दिया है, एनसीईआरटी से मिला लेना सवाल को। ऑलरेडी वो सॉल्व एग्जांपल से आया है, ऑलरेडी घर पे मिला लेना एकदम मैचो मैच, ताकि पता चलेगा। इक्वेशन दे रखी थी ई की, बी निकाल लो, बी की इक्वेशन से क्या निकाल लो? ई। और मेरे हिसाब से 10 अनसॉल्व है। कुल कितने सवाल हो गए? बस 1 घंटे ईएमडब्ल्यू पूरा तैयार। शॉर्ट नोट लेके बैठना ताकि 10 मिनट में पूरा रिवाइज ही कर लो। चलो अब मेहनत का समय है। अब हमें भी नहीं देखना कि संडे, अब हमें पता है ना 3 मई तक दौड़ना है, 3 मई के बाद रिलैक्स ही रिलैक्स है। उसके बाद जो बैच आएंगे, जून जुलाई में बैच आते हैं ड्रॉपर बैच, तब पढ़ाएंगे। 11 12 पढ़ाते ही नहीं है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती हमारी फिजिक्स, है ना, इसलिए उनको पढ़ाते नहीं है। ड्रॉपर बैच आएगा जून में जुलाई में, है ना। अपने 2 महीने फिर मजे ही मजे हैं। अभी 2 महीने 12-15 घंटे मेहनत करनी है बच्चों के लिए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं इनको बढ़िया फिनिशिंग कर दें ताकि इनकी परीक्षा अच्छी हो जाए। चलिए, कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन संभव है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? चौथी। पहली में क्या गड़बड़? अंदर संभव नहीं। क्या बात समझ में आती है? सर एक बार यहां तक का रिवाइज कराओ। चल आजा। जब भी कोई चार्ज सर्फ कंडक्टर को दिया जाता है तो सारा चार्ज कहां रिजाइड करता है? सरफेस पे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नॉन जीरो, हर जगह पोटेंशियल सेम। 3 नाम दे सकता है, कंडक्टर दे दे, मेटल दे दे, स्फेरिकल शेल दे दे, तीनों के लिए ग्राफ सेम रहेगा, तीनों के लिए ग्राफ सेम रहेगा। सी पे पोटेंशियल ज्यादा या पी पर? बराबर। बोले तो ये कौन है? इक्यू पोटेंशियल। इक्यू पोटेंशियल पे वर्कडन हमेशा, इक्यू पोटेंशियल पे वर्कडन हमेशा 0। अगला, इलेक्ट्रिक लाइंस और इक्यू पोटेंशियल के बीच में 90 डिग्री, वर्कडन कितना? और इसका एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इक्यू पोटेंशियल के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल, इलेक्ट्रिक लाइंस इक्यू पोटेंशियल से कितना बनानी चाहिए? 90। अब 6 क्वेश्चन तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो खुद कर ले ईमानदारी से, मेरी सहायता मत ले, खुद कर। समय लगेगा पर एक एक क्वेश्चन पे तेरा जो टिक लगेगा ना, उससे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ पहले भी कर रखे थे पर उनको एक बार और देख ले।
6 क्वेश्चन 6 मिनट। चलो कौन सा बताऊं भाई 6 में से? सारे हो गए क्या? आंसर मैच कर लें। 61 एंगल कितना? 90। 62 पे सी पे ज्यादा या पी पर? दोनों पे बराबर। पेन भी चलाना। पोटेंशियल डिफरेंस 0। 59 ग्राफ। 55 वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल इज ऑलवेज 0। यस। और 0 होने का कारण है एंगल कितना डिग्री है? 90। 90 डिग्री पे वर्क डन हमेशा 0। 55 के बाद आइए 51 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। सभी लोग बोर्ड पे देखें। अगर मेरे पास कंडक्टर ना होके नॉन कंडक्टर होता तो बता चार्ज सरफेस पे होता या पूरे वॉल्यूम पे होता? मानता है? और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होती? एक अजीब सा फॉर्मूला है के क्यू आर बाय आर। याद कर। रिवीजन चल रहा है। रिवीजन याद कर रहे हैं। मन खुश होता है। हाँ यार अभी कंडक्टर पढ़ाया, एक बार अब नॉन कंडक्टर से मैच कर लो। कंडक्टर में तो अंदर 0 होता है, नॉन कंडक्टर में 0। इसका ग्राफ अगर तुझे याद हो तो अंदर कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। और बाहर इनवर्स। इसी का एक फॉर्म और है मेरे बेटे, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसा है वो मैं सिखा देता हूं तुझे। जहां पे रो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बड़ा काम आता है ये अच्छे सवाल में। 1 मिनट में डिराइव कर दूंगा पर आप उसको लिखिएगा मत, आपको सीधा याद होना चाहिए। ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है? बढ़े आगे। कैसे आया है 1 सेकंड देख ले बस। रो रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोले तो चार्ज बटे वॉल्यूम। चार्ज क्यू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अब फॉर्मूला होता है इनसाइड का के क्यू आर बटे आर क्यू। के की जगह डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह बता तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर। कितना आएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, बटे में आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब, 4 पाई से 4 पाई, क्या बचा? रो आर बटे 3 एप्सिलॉन। जरूरत नहीं है इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती। अपन को सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए बोलिए आगे बढ़े क्या? अब एक सवाल करके दिखाता हूं अच्छा आपको, और रिवीजन भी बताता हूं। मान लो v फंक्शन ऑफ r है तो e कैसे निकालेंगे? 3 बार या 1 बार? बोलो कौन सा फॉर्मूला? माइनस dv बाय, इससे क्या आएगा? e। उस e को कंपेयर कर सकते हैं इनसाइड से, कितना होता है? रो आर अपॉन। एक सवाल दिखाता हूं जो कठिन सवाल माना जाता है, 2 बार जेई मेन और नीट में आया, क्वेश्चन नंबर 52। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये चमकता नहीं अगर 2 से 3 बार नहीं करा हुआ हो तो। 52 को बॉक्स में डाल दें, स्टार ना लगाएं, टफ लिखें। स्टार का तो मतलब ये होता है कि बहुत बार रिपीट होता है। कठिन सवाल है, रिपीट हुआ है, पर अच्छे प्रश्न में इसकी गिनती होती है। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 52। आप अटेम्प्ट करिए मेरे बिना हिंट के। v दे रखा है तो v से क्या निकाल लें? e। खुद करिए, 2 से 3 बार सवाल ही पढ़ लीजिए ताकि इस तरह की भाषा समझ में आए। सवाल को बॉक्स में डाल देना डीपीपी में, ताकि वो अलग से चमके जब आप पढ़ो। आया? अच्छा सवाल है भाई, अब तेरे चमक जाएगा क्योंकि आप पढ़ लिया ना। स्टेप 1 बता, v का फंक्शन दे रखा है, कितना है?
2ar² प्लस बी। मैं पूरा लिख रहा हूं शब्दों में, v से पहले e कैलकुलेट करो, ऐसा लिख ले तो तेरे दिमाग में क्या वो स्टेप ही छप जाएंगे। E बराबर माइनस dv बाय dr, v कितना 2ar² प्लस बी, तो माइनस 2 बाहर, a बाहर, r² का 2r, b का 0, तो बता e कितना माइनस का 4a r की पावर 1, r की पावर 1। तो कैसा रिलेशनशिप आया बता, लीनियर, r की पावर 1। और हम जानते हैं इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन होता है अगर मीडियम हो, और सर अगर मीडियम नहीं हो कोई और हो तो एप्सिलॉन नहीं सर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, हाँ वो भी सही है, बाकी ये भी सही है, एयर हो तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम हो तो एप्सिलॉन। तो यहां से बता आर से आर कट गया, रो की वैल्यू कितनी आई माइनस 12a एप्सिलॉन। क्वेश्चन में क्या रो गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन है रो कितना है बताइए, माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन। कंपेयर कर लो, माइनस 12a एप्सिलॉन माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन, माइनस से माइनस कटा, ए से ए कटा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटा, लैम्डा 12। बहुत ही अनोखा सवाल करा हुआ होगा 3 से 4 बार तब चमकेगा, एक बार में भी नहीं चमकता। अभी आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ हो जाएगा, पेपर में नहीं चमकता है, इसलिए अच्छा कठिन सवाल में इसकी गिनती होती है। चलिए अब 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, मुझे चेक करके बताइए, जिन्होंने टिक लगाए हैं वो चेक करिए 49 से 63, जिन्होंने बाकायदा टिक लगाए हैं ये चेक करिए नंबर 49 से 63, देखें इसका क्या स्टेटस है, आराम से देख लीजिए। सब पे टिक लग गया क्या, जिसने टिक लगाया वो बताए। 49 से 63 लगाए, किसी ने टिक लगाए, हो गए सारे, हो गए, बढ़ू आगे। वैसे तो लास्ट 10 ईयर से अर्थिंग का प्रश्न नहीं आया है, पर इस तरह से पढ़ाई करी नहीं जाती है, आना है, करना है, सब सीखना है।
पहले बहुत आते थे, हर किताब में मॉड्यूल में भी है, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल एक लाइन सुननी है बस। अर्थिंग होता क्या है? ये जो डिजाइन है ना, ये अर्थिंग है। ये गुरुजी क्या हुआ इस अर्थिंग में? इसमें क्या होता है, हम स्फीयर को किससे जोड़ रहे हैं? अर्थ से। अर्थ से जोड़ना, इसे बोलते हैं अर्थिंग। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। किसी स्फीयर को आपने अर्थ से जोड़ दिया तो पता है चार्जेस का होगा लेन देन, और ये लेन देन कब तक चलेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। अर्थ का कितना? तो बॉडी का भी 0 हो जाएगा। कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, कुछ हद तक सही है पर हमेशा सही नहीं है। बच्चा ऐसा सोचता है चार्ज हमेशा स्फीयर से अर्थ में जाएगा। ना भैया, स्फीयर से अर्थ में जा भी सकता है, अर्थ से आ भी सकता है। ये कोई शर्त नहीं होती कि छोटे से बड़े में जाता है या बड़े में से छोटा जाता है ना। शर्त होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सर एक बार और थोड़ा रिवाइंड करिए, मैं एक बार में समझ नहीं पाता हूं, सीरियस ही नहीं हो पाता हूं। चल वापस से बोल दो। सबसे पहले इस डिजाइन को बोल, कौन है? कोशिश कर बोल, कोशिश कर। अर्थिंग। देख बोल लिया, सवाल भी हो जाएगा। ये अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? स्फीयर को अर्थ से किसी वायर की सहायता से जोड़ना। इससे होगा क्या? चार्जेस का क्या होगा? लेन देन। अर्थ में जा भी सकता है, अर्थ से आ भी सकता है। कब तक होता रहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम। अर्थ का कितना? 0 हमेशा। तो बॉडी का भी क्या होगा? इसका मतलब जिस स्फीयर की अर्थिंग हुई है उस पर एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर दें? 0। क्या याद आ रहा है कुछ कुछ? तो जहां अर्थिंग हो जाए वहां का पोटेंशियल 0। अब मुझे बताइए, मैंने इस स्फीयर पे नया चार्ज कितना मान लिया? x। किस पे? अंदर या बाहर? जिसकी अर्थिंग हुई है। क्यों सर? उसी ने तो चार्ज का लेन देन किया है। बाहर वाले में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बाहर वाला तो भाई आइसोलेट पड़ा है दुनिया से, इसका किसी से कोई संबंध ही, साधु सन्यासी है भाई। बाहर वाला कोई लेन देन ही नहीं कर रहा, किसी से उसका कोई लेन देन नहीं है। इसका मतलब उसका चार्ज तो बदल ही नहीं सकता। जिसकी अर्थिंग हुई है परिवर्तन तो उसी में आएगा। तो देख मैंने कितना अच्छा सेंटेंस लिखा। जिस स्फीयर की अर्थिंग हो जाए उस पर हमेशा नया चार्ज क्या मान लो? x। क्या हाँ है क्या? अब मुझे बताइए, क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर दूं? अब मुझे सोच के बताइए, P पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों। इसको मछली की आंख मानिए और ध्यान से बताइए, ये स्फीयर 1 का क्या है? बहुत बढ़िया। स्फीयर 1 का तो है ये सरफेस। सरफेस का फॉर्मूला बोलिए, के क्यू एक्स बाय रेडियस R1। याद आ रहा है? और यही पॉइंट स्फीयर 2 के लिए क्या है? स्फीयर 2 के लिए इनसाइड। और इनसाइड का फॉर्मूला बताइए, के क्यू बाय रेडियस R। बताइए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स आ जाए। किसी को क्लिक हुआ? पढ़ाया था? बहुत पहले यह सवाल आया हुआ था, तो के एक्स वापिस रिव्यू कर लिया, दिमाग में बैठ जाती है बातें। रिवीजन बड़ा आसान होता है भाई, एक बार पढ़ने में जोर लगता है। अब एक बार पढ़ लिया था, अब देख कितना जल्दी समझ में आया। तो क्विक होता है काम, बहुत ऐसा कठिनाई नहीं होती। जिस स्फीयर की अर्थिंग हो जाए उसके पुराने चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। याद करिए, बताया था क्लास में। कौन से चार्ज से मतलब है उसके? नए। क्योंकि अब तो वो अर्थ से क्या कर चुका है?
लेन देन, तो उसके पुराने चार्ज से मतलब ही नहीं है, नया चार्ज चाहिए। बता क्या मामला ओके है? करूं नेक्स्ट करूं? वेव ऑप्टिक्स की खास बात बता देता हूं, माहौल बनाता हूं, अगले मंडे से शुरू करूंगा। चैप्टर बहुत छोटा है, 3 हिस्से हैं उसमें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। यहां तक आप सबको पता है। 2 प्रश्न आते हैं वेव ऑप्टिक्स के, यहां भी ठीक है। पोलराइजेशन 1 घंटे का टॉपिक है, 2 ही लॉ हैं उसमें, ब्रिस्टल लॉ और मेलस। 2025 में दोनों पे प्रश्न आया, ब्रिस्टल पे भी, और इससे सीखने को क्या मिलता है वो सीख के जाइए, छोड़कर कोई टॉपिक मत जाना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी। भाई तू सोच, रे ऑप्टिक्स इतना बड़े पढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड इतना पढ़ाता हूं, तब जाके 2 सवाल आते हैं। वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन 1 घंटे में हो जाता है पूरा, बहुत तसल्ली से पढ़ा के दिखाऊंगा तुझे 1 घंटे में विथ न्यूमेरिकल। और उसी 1 घंटे में कितने प्रश्न आ गए? 2। 2025 का पेपर देख लेना। इसलिए इससे लर्निंग क्या मिलती है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। हो सकता है मैंने न्यूमेरिकल कम प्रैक्टिस करी हो सकता है मैंने उसका मॉड्यूल करा ही नहीं हो, पर कम से कम मुझे बेसिक फॉर्मूले, बेसिक क्लास नोट्स वाले न्यूमेरिकल तो आने ही चाहिए। छोड़कर कुछ नहीं जाऊंगा, किसी बड़े भैया की बात नहीं मानूंगा, ये छोड़ ले, 12th वाला पोर्शन कर ले, 11वीं के कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दे, काम चल जाएगा। ऐसा ये गलती मत करना। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है। किसी भी चैप्टर के कितने भी प्रश्न आ सकते हैं, कोई आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। रे का 1 ही आया, वेव के 4 आ गए तो आ गए तो आ गए, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ किसी चैप्टर का वेटेज। जो भी टीचर बता रहा है वो पिछले 15-20 साल का अपना वो कंक्लूजन बता रहा है, इतने इतने आ रहे हैं। लिखा हुआ एनटीए कोई नहीं देता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बात दिमाग में बैठाइए, स्मार्ट प्ले, हाई वेटेज, लो वेटेज, ये पीवाईक्यू का आधार है। 2026 में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए पूरा करके जाइए। हाँ ये सही है, कम आना ज्यादा आना ये सबका अलग अलग होता है। आप मुझे भी 50 टॉपिक पढ़ा दो, मेरे 50 के 50 बराबर थोड़े तैयार होंगे। कुछ मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आए होंगे, किसी में मेरी मास्टरी होगी, कोई मेरे ठीक ठाक ही होंगे, कुछ मेरे गए बीते होंगे। पर मुझे इतना तो मेंटेन करना है कि मुझे चैप्टर के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। 2 सवाल पोलराइजेशन, 1 घंटे का चैप्टर, और 2 के 2 क्वेश्चन आ गए 1 ही घंटे में, तो इसको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन बनाते जाइए। 2025 की बात चली तो ये वाली बात याद आ गई। 2 स्फीयर को टच कर दिया था, किसी को याद है? टच करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और नए चार्ज किसी को याद है? नए चार्ज लिखना शुरू करिए। हाँ जी, कोई बताएगा फॉर्मूला? Q1 R1 अपॉन इंटू Q1 प्लस Q2 R1 प्लस R2 इंटू, और अगर आइडेंटिकल हो तो आधे आधे। रेशियो लो इसका, तो Q1 बाय Q2 आएगा R1 बाय 8। सर ये तो पढ़ा हुआ था, बिल्कुल। अब एक पढ़ना और एक अप्लाई करने में अंतर क्या है? भाई का सवाल आ गया नीट में, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताओ। अब एक होता है रटना, एक होता है पेपर में अप्लाई करना। ये क्लास नोट्स में हर बच्चे को रटा हुआ होता है। अब वहां उसने क्यू का रेशियो नहीं पूछा, उसने पूछ लिया किसका रेशियो बताओ? सिग्मा का। होशियार बच्चा कर सकता है। भाई फिजिक्स में डर क्यों लगता है? अगर तुम मुझसे यही पूछ ले
सर आपका अनुभव क्यों, मतलब 20-22 लाख बच्चा दे रहा है, जेई में 13 लाख बच्चा दे रहा है, हर बच्चे की फिजिक्स में क्यों हालत खराब है? ऐसा क्या है सर? कुछ तो एक अंडरलाइन बात बताओ। अंडरलाइन बात यह है, बायो में तो क्या है, रटा हुआ, जो तू रट के जाता है वो एग्जामिनर पूछ लेता है, जो तू रट के जाता है वही सेंटेंस पूछ लेता है। फिजिक्स में तू रट के गया बायो-सवर्ट लॉ, पर वो बायो-सवर्ट लॉ पूछेगा ही नहीं, वो बायो-सवर्ट लॉ की क्या पूछेगा, एप्लीकेशन, ये डायग्राम बना देगा। अब ये कुछ रटने के ही नहीं है, ये तो हर डायग्राम का उत्तर अलग अलग है। बायो में मोस्टली तो क्या है, जो तूने इंफॉर्मेशन रटी वो इंफॉर्मेशन पूछ ली, मोस्टली 70% रट के गया पूछ ली, रट के गया पूछ ली। यहां अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करने में अपनी धक 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 हो जाती है, इसलिए अपन फिजिक्स से भागते हैं, बाकी और कोई भागने का कारण नहीं है। अब तू तो ये रट के गया, अब तुझसे कोई ये पूछ लेता Q1/Q2 का रेशियो बता, Q1/Q2 का रेशियो बता, तो तू तुरंत बोलता R1 बाय, क्योंकि तेरी कॉपी में रटा हुआ है। पर उसने भाई ने ये नहीं पूछा, उसने पूछा किसका रेशियो बताओ, सिग्मा का। अब दिमाग लगाने वाला बच्चा कर लेगा, देख मैं तुझे बताता हूं, तो खुद भी कर लेगा। सिग्मा होता क्या है, चार्ज बटे एरिया। पहले स्फीयर का चार्ज Q1, एरिया स्फीयर है 4πr1², दूसरे का Q2, दूसरे का 4πr2², डिवाइड, तो σ1/σ2, 4π तो कट गया, Q1/Q2 ये ऊपर जाएगा, R2²/R1²। अब Q1/Q2 की जगह Q1/Q, ये देख अब रटा हुआ काम आया, अब रटा हुआ काम आया, Q1/Q2 की जगह R1/R2, और ये तो है ही R2²/R, ये कटा ये कटा, तो σ1/σ2 बस इतना सा अंतर होता है, और यही डर का भी कारण है। और थोड़ी हिम्मत रखते हैं, हाँ ठीक है यार, आज सिग्मा पूछा है, कल को हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछ लेता, तो वो भी मैं कर लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सरफेस पे कितनी होती है, KQ/r²। कल को वो पोटेंशियल का रेशियो पूछ लेता, भाई कुछ भी निकाल सकते हैं यार, लगेगा बेसिक। और इतना रटा भी नहीं जा सकता, इतने सारे रिजल्ट थोड़ी ना रटे जा सकते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 64, बता कितना आंसर, सेकंड, देख ले। सब एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, आज कुछ नया पढ़ाए नहीं है, देख ले तू सब एप्लीकेशन के, देख कैसे जो तुझे याद है उसी को कैसे अप्लाई करना है। एक बार चेक कर तो 60 से 68 वाला पेज, एक बार चेक कर, जो जो टिक लगाने हैं। पेज नंबर 9 देख, 60 से लेके 68 तक, खूब बनाए सवाल, पेट भर के क्वेश्चन करें चैप्टर में, तो भाई चैप्टर अच्छा तैयार हो तेरा। अब तेरे रिवाइज है, और रिवीजन में भी मदद करूंगा मैं, रिवीजन में मदद करूंगा 2 महीने, कहीं तुझे ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि अब तेरा हो गया, रिवीजन में मदद करूंगा, अलग अलग नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी रिवाइज कराऊंगा, फॉर्मूला मैराथन लेके आऊंगा, सब कुछ करेंगे। 2 महीने एकदम बढ़िया रिवाइज कराएंगे, तो टेंशन मत ले, बिल्कुल तैयार। चल और सिखाता हूं तुझे, गॉस लॉ।
गॉस लॉ में मुझे बता, तुझे अब समझदारी आ गई होगी, फ्लक्स निकालने का तरीका क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। एक एससीवी का सवाल है कि तेरे पास एक वायर है इन्फानाइट, सुनना बहुत अच्छा सवाल, बस वही है एप्लीकेशन, एक रटना है एक एप्लीकेशन है, इन्फानाइट वायर, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है कितनी, लैम्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ। भाई ने क्या किया, एक क्यूब एससी वर्मा का सवाल है, और कहा इस क्यूब के अंदर इस इन्फानाइट वायर को इंसर्ट कर दो, और ऐसा इंसर्ट करो कि मैक्सिमम अंदर आए। तो आपने कहा ले यार सीधा सीधा इंसर्ट कर देते हैं, क्या ये मैक्सिमम है क्या? कहां मैक्सिमम है, ये तो ए लंबाई का ही आया बस। तो क्या करें, क्या करें? हाँ डायगनल, ये अच्छा बोला एक बच्चे ने, डायगनल, एक बच्चे ने अच्छा बोला डायगनल, एक बच्चे ने अच्छा बोला डायगनल। पर डायगनल में अगर ऐसा करूं तो ये तो √2a हुआ, मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्या ये सही है क्या? क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लंबाई होती है √3a। सर ये बॉडी डायगोनल होता क्या है? ये तो कमरे में बैठा है, इसी में देख ले, ऊपर का कोना जहां कैमरा है और वहां का नीचा का कोना, ये मिलाने वाला सबसे ज्यादा लंबाई है। वहां का ऊपर, उधर का नीचे, अगर उधर का ऊपर तो इधर का नीचे, ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। अब आपसे पूछा गया अब बताओ फ्लक्स कितना आएगा, तो आप गॉस के पास गए, गॉस ने कहा भैया फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज बटे एप्सिलॉन, क्यू एनक्लोज गिन ले। ये नहीं सर, ये क्यों गिन रहे हो सर, ये तो क्यूब के बाहर है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आधा अंदर है, 10 आ गए। तो सर तरीका तो सही था, पर ना सर ये तो हर कॉपी में अलग अलग होंगे, किसी के 10 किसी के 12। लॉजिकली तो सही कर रहे हो आप कि जितना चार्ज अंदर आएगा वही काम का है। तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आधा 9.5। पर सर मुझे खुद को मजाक सी फील हो रही है, ये तो हर कॉपी में चार्ज अलग अलग आएंगे, मैं छोटे छोटे बनाऊंगा तो ज्यादा आ जाएंगे। तो इसका मतलब लॉजिकल तो सही है, पर ऐसे एकदम मैथमेटिकली सही नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार चार्ज कैसे निकालूं, तो फिर लैम्डा का फॉर्मूला, चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बता कितनी लेंथ अंदर है, कितनी लेंथ अंदर है, √3a। तो बता कितना चार्ज आया, लैम्डा इंटू √3a, बस खत्म। ये आ गया लैम्डा इंटू √3a। आया हुआ है सवाल, एससीबी से लिया था, जेई 2025 में आया है। सवाल नंबर बताता हूं आपको, आप लैंग्वेज पढ़ो, 45। बहुत ही प्यारा सवाल है 1 मिनट का। ये एप्लीकेशन कहलाता है, थॉट प्रोसेस। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं आता। फ्लक्स आपको पता है, गॉस आपको पता है, क्यू एनक्लोज आपको पता है, बट इतना निबंध पढ़कर सवाल सही कर देना वो इंपॉर्टेंट है। 2025 में आया है, 2 बात पे लॉक करें, अभी समय है। एनसीईआरटी मस्ट, ऑप्शन में मत लाइए, कहना मानिए, मस्ट 12वीं की। दूसरा नई एनसीईआरटी, सही है। चलिए सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट, चलिए धन्यवाद।